दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की एक और इम्पॉर्टेंट एज को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नियो क्लासिकल एज या अगस्टन एज। इस एज के और भी काफ़ी सारे दूसरे नाम हैं और इससे पहले की जो एज थी जैसे कि रेस्टोरेशन एज है, कैविलियर एज है या कैरोलाइन एज है और प्यूरिटन एज, एलिजाबेथन एज, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियो क्लासिकल एज की कि इस एज को नियो क्लासिकल एज या अगस्टन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस एज के जो राइटर थे जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, इन्होंने क्या किया था, जो लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, जो क्लासिक्स राइटर थे उनको कॉपी करना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इसलिए इनको नियो क्लासिक्स बोलते हैं। और अगस्टन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे जब क्लासिक्स राइटर थे तब किंग अगस्टस का राज था, राइट। तो किंग अगस्टस उस टाइम पे किंग थे, तो ये अगस्टस जो है उस टाइम पे किंग थे, इसलिए इसको अगस्टन एज भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसके जो दूसरे नाम हैं जैसे कि एज ऑफ पोप है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीजन और काफ़ी सारे दूसरे नाम हैं इस एज के। तो एक एक करके हम जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर इसमें आए उन सब की डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि चार्ल्स सेकंड की डेथ के बाद जेम्स सेकंड इंग्लैंड का किंग बनता है और जेम्स सेकंड के बाद विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम ऑफ ऑरेंज की भी 1702 में डेथ हो जाती है। और विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ के बाद प्रिंसेस एन, इसको इंग्लैंड की क्वीन बनाया जाता है 1702 में। और उसके बाद ये क्वीन एन भी प्रोटेस्टेंट बन जाती है। उस टाइम पे मेजोरिटी जो है इंग्लैंड में वो प्रोटेस्टेंट की थी, इसलिए जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो काफी ज्यादा खुश थे। बट क्वीन एन के लिए दुख की बात यह थी कि इनकी कोई भी संतान नहीं थी और 16 से 17 बार इनका मिसकैरेज हो चुका था। बट लास्ट में इनका एक बेटा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी 11 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। ये क्वीन एन जो है ये बड़ी ही भोली भाली और सीधी सादी क्वीन थी, ये किसी की बात पे भी जल्दी बिलीव कर लेती थी। लॉर्ड मैकाले ने क्वीन एन के बारे में बोला है, When in good humor, she was meekly stupid. When in bad humor, she was sulkily stupid. तो ये क्वीन एन जो है ये 1702 से लेकर 1714 तक इंग्लैंड की क्वीन रही। इसके बाद इसका कजन जॉर्ज फर्स्ट इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा, ये 1727 तक इंग्लैंड का किंग रहा। इसके बाद जॉर्ज सेकंड और जॉर्ज थर्ड ये इंग्लैंड के राजा बने। अगर हम बात करें इस एज के राइटर की तो अलेक्जेंडर पोप इस एज के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने लैटिन पोएट और राइटर जैसे होरेस और वर्जिल को कॉपी किया। इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी बोला जाता है क्योंकि इस एज के जो राइटर थे वो क्लासिक्स राइटर को कॉपी कर रहे थे। इन राइटर से यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने क्लासिक्स राइटर के पैटर्न और स्टाइल को तो कॉपी कर लिया बट इनकी थॉट्स को कॉपी नहीं कर पाए, इसलिए इस एज के लिटरेचर को आर्टिफिशियल लिटरेचर भी बोला जाता है। इस एज में राइटर्स शायर बहुत ज्यादा लिखते थे और इसी एज में नॉवल लिखने की भी शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि डैनियल डेफो ने अपनी नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो को लिखा और जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल को लिखा। ये दो नॉवल इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और नेट के एग्जाम के लिए भी ये दोनों नॉवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट ने कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क लिखे जैसे कि द बैटल ऑफ बुक्स और ए टेल ऑफ टब। इसके बाद हम थोड़ा अलेक्जेंडर पोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है इस एज के सबसे बड़े राइटर रहे हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अलेक्जेंडर पोप का अगस्टन एज में। इनको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शेक्सपियर के बाद सेकंड मोस्ट कोटेड राइटर माना जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म और इसके बाद इन्होंने अपना एक मोक हीरोइक एपिक लिखा द रेप ऑफ द लॉक और इस एपिक की जो स्टोरी है वो रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप को क्लोज कपलेट का भी मास्टर माना जाता है। क्लोज कपलेट एक स्टेंजा की जो एंडिंग 2 लाइन होती है उसको क्लोज कपलेट बोलते हैं। वैसे तो क्लोज कपलेट को वॉशिंगटन एल्स्टन ने कॉइन किया था बट अलेक्जेंडर पोप ने इसको सबसे ज्यादा यूज किया, इसलिए अलेक्जेंडर पोप को क्लोज कपलेट का मास्टर माना जाता है। क्लोज कपलेट को वो हाइट्स पे लेके गए थे। जोनाथन स्विफ्ट ने भी अलेक्जेंडर पोप को क्लोज कपलेट के लिए काफी ज्यादा प्रेज किया है। वो अलेक्जेंडर पोप को पेपर सेविंग पोप बोलते हैं। जोनाथन स्विफ्ट का मानना था कि जो हम 6 लाइन में फिक्स नहीं कर सकते वो पोप सिर्फ 2 लाइन में फिक्स कर सकता है, इसलिए अलेक्जेंडर पोप क्लोज कपलेट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर रहे इस एज में। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप की एक और बड़ी अचीवमेंट रही जब इन्होंने
होमर के वर्क्स को ट्रांसलेट किया। इन्होंने इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पोप की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और जब इस एज में नोवेल को लिखा जाने लगा था, तब 1740s के आसपास नोवेल लिखने का रिचुअल पूरी तरह से इंग्लैंड में फैल गया था। और इसके बाद 4 फेमस और नोवेलिस्ट आए, जिनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 4 व्हील्स बोला है, इंग्लिश लिटरेचर के 4 व्हील्स। और ये 4 राइटर थे, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्ने। ये 4 जो नॉवेलिस्ट हैं, ये इस एज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। सैमुअल रिचर्डसन ने अपनी एक नॉवेल को लिखा, पैमेला। 1740 में इस नॉवेल को पब्लिश किया गया। और इस नॉवेल के रिस्पॉन्स में हेनरी फील्डिंग ने एक नॉवेल लिखी, जोसेफ एंड्रयूज। हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज को इसलिए लिखा क्योंकि उनको लगता था कि सैमुअल रिचर्डसन ने अपनी नॉवेल पैमेला में सब कुछ सच नहीं दिखाया है। ये जोसेफ एंड्रयूज जो है, ये पैमेला में एक माइनर कैरेक्टर है और इसके ऊपर इन्होंने एक पूरी की पूरी नॉवेल लिखी है। और इसके बाद सैमुअल रिचर्डसन ने अपनी एक और नॉवेल क्लैरिसा को लिखा, जिसके रिस्पॉन्स में हेनरी फील्डिंग ने द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन अपनी इस नॉवेल को लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं टोबियस स्मॉलेट की। टोबियस स्मॉलेट अपनी पिकारस नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। पिकारस नॉवेल का मतलब होता है जिसमें ट्रैवलिंग्स या जर्नी को दिखाया जाता है। और इनकी 2 फेमस पिकारस नॉवेल है, द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम और द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्राइन पिकल। और इसके बाद लॉरेंस स्टर्ने ने अपनी एक नॉवेल लिखी, ट्रिस्टम सैंडी। इस नॉवेल को फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल भी कंसीडर किया जाता है। ये वर्क भी उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और अगर हम बात करें इस एज में प्रोज और ऐसे के बारे में, तो प्रोज और ऐसे भी इस एज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। और ये 2 राइटर थे जो प्रोज और ऐसे के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। और ये 2 राइटर थे, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। इनके कुछ पीरियोडिकल्स और जर्नल भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि द टेटलर 1709 में आया था, इसको रिचर्ड स्टील ने लिखा था। और स्पेक्टेटर आया था 1711 में, ये जोसेफ एडिसन का एक पीरियोडिकल्स था। इसके बाद रैम्बलर और आइडलर जैसे पीरियोडिकल्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। ये जो रैम्बलर और आइडलर है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के पीरियोडिकल्स थे। ये जो एज है, 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो जाती है और 1745 में जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के साथ ये एज खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरुआत होती है 1745 में एज ऑफ सेंसिबिलिटी की। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से लेकर 98 तक चली थी। 1798 में रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस एज के सबसे फेमस राइटर रहे हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का इस एज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनको इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर भी बोला जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहली डिक्शनरी को लिखा। इन्होंने इस डिक्शनरी को 1755 में कंप्लीट किया और 1747 में इसको लिखना शुरू किया था। इस डिक्शनरी को लिखने के लिए सैमुअल जॉनसन ने ऑलमोस्ट 8 साल स्पेंड किए। इसके अलावा इनका एक और वर्क जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, लाइव्स ऑफ पोएट। इसको 1781 में पब्लिश किया। इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स की बायोग्राफी को लिखा है। क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्क है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं इस एज में ग्रेवयार्ड पोएट्स की। ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स इस एज में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। इनको ग्रेवयार्ड पोएट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी पोएट्री में डेथ के बारे में बात करते थे, पीड़ाओं के बारे में, दुख के बारे में, और ग्रेव पे लिखते थे ये, इसलिए इनको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स बोला गया। इसके अलावा इनको चर्चयार्ड पोएट्स भी बोला जाता है। और इन 4 पोएट्स की इन 4 पोएम्स को ग्रेवयार्ड पोएट्री में कंसीडर किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उसके बाद है थॉमस पार्नेल की एक पोएम है नाइट पीस ऑन डेथ, और रॉबर्ट ब्लेयर की पोएम है द ग्रेव, और एडवर्ड यंग की एक पोएम है नाइट थॉट्स। इन 4 पोएम्स को ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री में काउंट किया जाता है। तो ये 4 पोएम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना इनको। इसके अलावा इस एज के लास्ट में कुछ और पोएट्स आए, जैसे कि रॉबर्ट बार्न्स और विलियम ब्लेक, जिन्होंने रोमांटिक एज को डेवलप करने में काफी कंट्रीब्यूशन किया। रोमांटिक पोएट्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, साउदे, कीट्स, ये पोएट जो है ये इन पोएट से, रॉबर्ट बार्न्स से और विलियम ब्लेक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि रॉबर्ट बार्न्स और विलियम ब्लेक ने सबसे पहले नेचर पे लिखना शुरू किया। और इसके बाद रोमांटिक एज जो है वो टोटली नेचर पे ही फोकस करने लगी। अपनी हर एक पोएट्री में वो नेचर के एलिमेंट्स को मेंशन करने लगे।
इसलिए रोमांटिक एज को डेवलप करने में इन दो पोइट्स रॉबर्ट बार्न्स और विलियम ब्लेक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम ब्लेक ने अपने पोइट्री के दो सबसे फेमस कलेक्शन लिखे, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जिसको 1789 में पब्लिश किया गया। इस कलेक्शन में 19 पोएम्स थी और इसके बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को पब्लिश किया 1794 में। इस कलेक्शन में टोटल 26 पोएम थी और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से इनकी दो सबसे फेमस पोएम आती है, द लैम्प और द टाइगर। ये जो दो पोएम है ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ 1798 में ये एज खत्म हो जाती है। यहां से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।